हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की जो एमपी बोर्ड में हिंदी विशिष्ट स्वाति नामक पुस्तक चलती है, उसके गद्य खंड का दूसरा पार्ट, जो कि एक वापसी कहानी है, आज उसके सारांश को, उस कहानी को हम पढ़ने वाले हैं। उससे जिसके लेखिका हैं उषा प्रियंवदा। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को ट्रिकी हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। मेरा एफबी पेज है ट्रिकी हिंदी साहित्य विनोद, इसको भी यदि आप फॉलो न करें हो तो फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम विनोद राज 5427 को भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 गद्य खंड का दूसरा चैप्टर, वापसी कहानी का सारांश। सबसे पहले हम उषा प्रियंवदा जो लेखिका हैं, एक लेखक के तौर पर हैं वो, तो उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में उषा प्रियंवदा जी का विशिष्ट स्थान है। नई कहानी में उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के कारण उषा जी बहुचर्चित और बहुप्रसंगिक रहीं। आपकी रचनाशीलता के कारण ही हुए आज भी हिंदी कहानी की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर बनी हुई है। उषा प्रेमदा की कहानियों में आज के व्यक्ति की दशा और दिशा का जीवंत चित्रण देखने को मिलता है, जो पाठकों को सहज रूप में अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हिंदी कहानियों पर होने वाली कोई भी चर्चा उनकी कहानियों की चर्चा के विषय बिना लगभग अधूरी है। नई कहानी के बाद हिंदी कहानी की विषय वस्तु में जो यथार्थवाद दिखाई देता है, उषा जी की कहानी उसी की प्रतिनिधित्व करती है। वापसी कहानी में परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व है। आधुनिकता के इस दौर में दो पीढ़ियों के बीच जो हो रहे बदलाव और टकराव का लेखा जोखा प्रस्तुत है। कहानी में सेवानिवृत्त होकर घर लौटे गजाधर बाबू को अपने ही घर में पराया कर दिए जाने के कटु अनुभवों को चित्रित किया गया है। जिंदगी और गुलाब के फूल, कितना बड़ा झूठ, कोई एक दूसरा, मेरी प्रिय कहानियाँ उषा जी की महत्वपूर्ण कहानियाँ संग्रह हैं। तो ये सभी कहानी संग्रह हैं उनकी। 55 खंभे लाल दीवार, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वर्षी इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इनके उपन्यास भी बहुत अच्छे हैं। तो अब देखते हैं कहानी वापसी का सारांश। सॉरी। स्टेशन मास्टर की नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद गजाधर बाबू बड़े उत्साह से अपने परिवार के साथ रहने की इच्छा लिए घर लौटते हैं। रेलवे क्वार्टर में रहकर नौकरी करते हुए गजाधर बाबू को 35 सालों तक परिवार से दूर रहना पड़ा था, ताकि उनका परिवार शहर में सुख सुविधाओं के बीच रह सके। शहर में रहने से उन्हें किसी प्रकार की कमी का बोध न होने पाए। नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने सोचा कि अब जिंदगी के बचे दिन अपने परिजनों के साथ प्यार और आराम से बिताएंगे। एक सुंदर और सुखद घर का सपना संजोए हुए घर लौटे तो उन्होंने पाया कि परिवार के लोग अपने अपने ढंग से जी रहे हैं। बेटा घर का मालिक बना हुआ है, बेटी और बहू घर का कोई काम नहीं करती, और यदि उन्हें रसोई बनाने को कहा जाए तो जानबूझकर आवश्यकता से अधिक राशन खर्च कर देती हैं। इसलिए उनकी पत्नी में सर्क और रसोई की सारी जिम्मेदारियां सिर्फ घर की और रसोई की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। घर के अन्य कामों के लिए नौकर रखा गया है, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। जिस परिवार के लिए सालों छोटे मोटे स्टेशन के क्वार्टर में अकेले रहकर उन्होंने अपना जीवन गुजार दिया, उसी परिवार के किसी सदस्य के मन में उनके प्रति कोई लगाव नहीं है। बच्चों के लिए वो केवल पैसा कमाने के साधन मात्र हैं। गजाधर बाबू की उपस्थिति व किसी कार्य में उनका हस्तक्षेप बेटे बहू को स्वीकार नहीं हो पाती। उनके होने से उन्हें अपने मन से जीने की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। अपनी बेटी भी एक छोटी सी डांट पर मुंह फुला देती है तथा उसने कट कर रहने लगती है। ठीक है ना। उनकी पत्नी उन्हें समझने के बजाय उल्टे उन्हीं को बच्चों के फैसले के बीच न पड़ने की सलाह देती है। परिवार में गजाधर बाबू की वापसी आधुनिक परिवार में टूटते पारिवारिक संबंधों के साथ परिवार के बूढ़े व्यक्ति की लाचारी की झांकी प्रस्तुत करती है। गजाधर बाबू अपने बच्चों के साथ उनके मनोविनोद में वह शारीक होना चाहते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें देखते ही गंभीर हो जाते हैं।
घर के सभी सदस्य गजाधर बाबू के फैसले का निरादर कर देते हैं। कुछ समय बाद घर में उनकी उपस्थिति बच्चों को अखरने लगती है। घरेलू मामले में उनके किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को उनकी पत्नी तथा बच्चे स्वीकार नहीं करते, उल्टे उनके फैसले का विरोध करने लगते हैं। उनके कारण घर में दोस्तों के बीच चलने वाली चाय पार्टी में अवरोध न हो, इसलिए बैठक से उनकी चारपाई हटाकर माँ के कमरे में लगा दी जाती है। उनके लिए सबसे दुखद बात यह होती है कि जिस पत्नी का स्नेह और सौहार्द नौकरी के समय निरंतर उनके स्मरण में रहा करता था, वह अब वही पत्नी घर की रसोई संभालने में ही संतोष का अनुभव करती है तथा पति से अधिक बच्चों के बीच रहने में अपने जीवन की सार्थकता समझती है। कुल मिलाकर गजाधर बाबू अपने परिजनों के बीच पराया हो जाना बर्दाश्त नहीं कर पाते। अपनी पत्नी और बच्चों से निराश हो वह पुनः चीनी मिल को नई नौकरी खोजकर घर से चले जाने का फैसला ले लेते हैं। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। अब देख लेते हैं इस कहानी का क्या निष्कर्ष निकलता है। वापसी जो आधुनिक युग की वास्तविक यथार्थ को प्रस्तुत करती कहानी यह दर्शाती है कि आधुनिक पीढ़ी के लिए परिवार में पुराने मूल्यों की तरह पिता का भी कोई स्थान नहीं रह गया है। वह पत्नी व बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त पात्र मात्र बन गया है। पत्नी भी जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है तथा समाज में प्रतिष्ठा पाती है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से ही अपने सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। गजाधर बाबू की परेशानी यह है कि वह जीवन यात्रा के अतीत के पन्नों को पुनः वैसे ही जीना चाहते हैं, किंतु अब वे संभव नहीं है, क्योंकि वह उनके लिए घर और परिवार में कोई जगह नहीं है। इस प्रकार यह कहानी वर्तमान युग में बिखरते मध्यम वर्गीय परिवार की त्रासदी तथा मूल्यों के विघटन की समस्या पर प्रकाश डालती है। तो दोस्तों, ये रही वापसी कहानी का सारांश और निष्कर्ष, लेखक परिचय यानी कि लेखिका परिचय। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।